दीपावली का त्यौहार नजदीक है। सियासी समर के सैनिक भी निर्भीक हैं। सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। सभी की निगाहें दांव पेच पर टिकी हैं। चुनावी समर का आगाज हो चुका है। धुआंधार शतरंज की चालों से किया जा रहा है वार। समाजवादी चाह रहे सत्ता में वापसी, तो क्या बीजेपी कर पाएगी रिपीट? सत्ता के लिए तड़प रही कांग्रेस, बसपा भी धीरे धीरे कर रही फेस। चुनावी समर में सीखना है सियासी पहाड़ा, क्योंकि यह है सियासी अखाड़ा। फिल्म स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी जारी है। आर्यन केस का मामला अदालत से बाहर भी है। अभी इसकी कई परतें खुलनी बाकी हैं। क्या शाहरुख को टारगेट करने के लिए आर्यन को फंसाया गया? क्या जांच अफसर समीर वानखेड़े गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से सुरक्षा मांग रहे हैं? क्या गवाह और पंच मुकर गए हैं? क्या लेन देन के आरोप लग रहे हैं? समीर वानखेड़े पर विभागीय जांच हो रही है। ये कि नैतिक बनते बनते क्या अनैतिकताओं की सुरंग में चला गया है? कौन जानता है क्या निकलने वाला है? आर्यन की गिरफ्तारी और रिहाई तक देखिए खास रिपोर्ट। मन्नत में पूरी हुई शाहरुख परिवार की मन्नतें। शाहरुख खान के बेटे को मिली हाई कोर्ट से जमानत। आर्यन खान को मिली सशर्त जमानत। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत। जमानत के बाद भी सियासत जारी। एनसीपी नेता ने लगाए वानखेड़े पर आरोप। वानखेड़े ने सभी आरोपों को नकारा। नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पर हैं हमलावर। रिहाई के समय मन्नत में नहीं थे शाहरुख खान। एक होटल में रह रहे थे शाहरुख और गौरी। हाई कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर किया रिहा। हर शुक्रवार एनसीबी ऑफिस में हाजिरी देंगे आर्यन। बगैर इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते। जूही चावला ने ली आर्यन की जमानत। जमानत के कागज पर जूही ने किए दस्तखत। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को 3 अक्टूबर को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों की सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी। इसके पहले 2 बार उसकी जमानत खारिज हो चुकी थी। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन डब्ल्यू सामरे की कोर्ट में जमानत की सुनवाई शुरू हुई थी। 3 दिनों के दौरान कई घंटे तक चली ये बहस कई बार जमानत से ज्यादा ट्रायल की तरह लगती रही। ऐसा लग रहा था कि मुकदमे का फैसला आज ही हो जाना है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी, लेकिन ऑर्डर शुक्रवार दोपहर तक आया। आर्यन के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में मिसाल दी थी कि ताज होटल में 500 कमरे हैं। अगर 2 लोग एक कमरे में ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या पूरे होटल को आरोपी बनाया जा सकता है? क्रूज पर गाबा ने इवेंट आयोजित किया था। उसी ने आर्यन को बुलाया था, लेकिन गाबा गिरफ्तार नहीं हुआ है। अगर ये साजिश का मामला है तो गाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह बहस करने उतरे। उन्होंने कहा कि अगर 2 लोग साथ जा रहे हों और पहले को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और इसका इस्तेमाल होगा, भले ही उसके पास ड्रग्स नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि वो इसमें शामिल है। आर्यन को जमानत तो मिल गई, लेकिन सियासत जारी है। जहां एक और एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मामले की जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि वानखेड़े सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं।
पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें हैं। जमानत को लेके सभी का अधिकार होता है कि जब तक कोई गुनाह किसी पे सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे जेल के सलाखों के पीछे रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही 2 कथित जो मुलजिम हैं, जिन पर इल्जाम है, उन्हें जमानत दी। कल 3 लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उसे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बोल रहे कि वो थे ड्रग्स क्रूज पार्टी में और आपने छोड़ दिया, उनको जानबूझ के छोड़ा गया। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। थैंक यू। लंबे इंतजार के बाद मन्नत में मन्नतें पूरी हुई। एक लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान का घर खुशियों की रोशनी से जगमगा गया है। एक लंबे अरसे बाद शाहरुख के परिवार के चेहरे पर खुशी लौटी जब मुंबई हाई कोर्ट ने उनके बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली। गुरुवार हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। इस खबर से शाहरुख के परिवार समेत उनके फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन शाहरुख खान को जब ये खबर मिली तो उस वक्त वो अपने घर मन्नत में मौजूद नहीं थे। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान ने अपनी पूरी लीगल टीम और मैनेजर पूजा ददलानी के साथ पोज दिए। इस फोटो में वो मुस्कुराते हुए नजर आए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद शाहरुख और पूजा को अपनी कार से मन्नत आते हुए देखा गया। खबरों की माने तो वो इन दिनों मन्नत में नहीं थे। खबर के मुताबिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख कहीं और रह रहे थे और वो आने जाने के लिए अपनी कॉमन कार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। अगर शाहरुख खान मन्नत में नहीं थे तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वो कहां थे। खबर के मुताबिक शाहरुख खान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देखते हुए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रह रहे थे। यहाँ तक कि वो अपनी BMW कार की बजाय हुंडई क्रेटा कार का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ भी हो, आर्यन को जमानत तो मिल गई, लेकिन सियासत अभी भी बाकी है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोदी का सियासी खेल क्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं
खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमित शाह का सियासी खेल अलग ही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने शाह कार्ड खेलकर आशातीत सफलता पाई थी, तो वहीं इस बार भी शाह ने सियासी हुंकार भर दी है, जिसकी शुरुआत शाह लखनऊ से कर चुके हैं। क्या है शाह का सियासी गणित, ये बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से सहयोगी शैलेंद्र चौहान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं इलेक्शन रूम। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह की। मिशन 2022 की कमान अमित शाह ने संभाल ली है, यानी 22 के रण की पूरा मास्टर प्लान तैयार करने अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं और शुरू कर दिया है बैठकों का दौर। अमित शाह मिशन 2022 का वो हर प्लान तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी को सत्ता में वापसी की राह दिखाएगा। उन्होंने बूथ स्तर पर बीजेपी के सदस्य बनाए जाने का शुभारंभ भी किया, वो भी सटीक अंदाज में, और एक एक कर सभी विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। शाह का मिशन यूपी। अमित शाह के हाथ यूपी की कमान। शाह का मिशन 300 के पार। शाह ने फिर भरी हुंकार। कार्यकर्ताओं में फिर भरा दमखम। 2017 दोहराने का संकल्प। मेरा परिवार भाजपा का परिवार। शाह का नया नारा। विरोधियों को मात देने की तैयारी। शाह का प्लान विरोधी हलकान। चाणक्य का चक्रव्यूह। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह का मिशन 2022 का ये दौरा बेहद अहम और खास है। शाह को पता है यूपी की जनता क्या चाहती है और किस तरह बीजेपी के पाले में आएगी, तो इसकी शुरुआत भी उसी अंदाज में शुरू की। शाह ने कहा, पिछले 4.5 सालों में कितने काम हुए और कितना उम्मीदों पर खरे उतरे सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। आप हक से पूछ सकते हो, उनसे जवाब। यानी शाह का एक तीर से 2 निशाने। पहला, जो कहा वो किया। दूसरा, सीएम योगी और डिप्टी सीएम खुद जवाब देंगे 4.5 साल के काम का लेखा जोखा। अब सुनाते हैं शाह का दूसरा हमला। शाह ने कहा, चुनाव आते ही कई लोग नए नए कपड़े पहनकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने पूछा, आखिर अब तक कहां थे ये लोग? जब जनता दिक्कतें झेल रही थी तो ये लोग घरों में सो रहे थे और कुछ लोग विदेश दौरे पर थे। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए।
उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। तो आपने देखा किस सधे अंदाज में उन्होंने शुरू किया मिशन 22 का रण और एक ही तीर से कैसे साधे कई निशाने। अब बात करते हैं अमित शाह के मिशन 2022 के चक्रव्यूह की। आप भी सोच रहे होंगे यूपी की राजनीति में अमित शाह का भला क्या काम, वो तो देश के गृह मंत्री हैं और वो तो गुजरात के बड़े नेता हैं, तो भला यूपी में क्या कमाल कर सकते हैं। लेकिन यही आपकी भूल होगी। आपको नहीं मालूम अमित शाह भले ही गुजरात से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन जितनी पकड़ शाह की यूपी में है उतनी किसी भी नेता की नहीं। यूपी के एक एक सीट का गुणागणित शाह को मालूम है। शाह की पकड़ बूथ स्तर तक है, यानी बूथ लेवल तक बीजेपी कैसे कार्यकर्ताओं को डील करती है वो शाह को सब मालूम है। अमित शाह सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। यूपी की राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यूपी की जनता कब क्या कर दे किसी को नहीं मालूम। और कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक पार आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं यूपी की राजनीति में शाह की जरूरत की। आप सोच रहे होंगे अभी तक अमित शाह की एंट्री यूपी में नहीं हुई थी, लेकिन अचानक कैसे आ गए यूपी की राजनीति में। आपको बता दें कि अमित शाह के कद का यूपी में कोई बड़ा नेता नहीं है। अमित शाह की देन है कि 2017 के जंग में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी यूपी के सत्ता में काबिज हुई थी। इसलिए शाह को दोबारा यूपी की कमान सौंपी गई ताकि एक बार फिर यूपी में भगवा लहर सके। तो देखा आपने किस तरह अमित शाह ने विरोधियों की बखिया उधेड़ी। उन्हें कहा कि चुनाव आ गए हैं तो नए कपड़े सिलवा लिए हैं, बरसाती मेढक बताया। तो ये है अमित शाह। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे विरोधियों को अमित शाह कैसे मात देंगे। एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है
और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं यूपी में मिशन 2022 की जंग में कैसे विरोधियों को अमित शाह मात देंगे। अमित शाह की 2022 के मिशन की पॉलिटिक्स क्या है, इस बारे में आपको बताने के लिए एक बार फिर ले चलते हैं इलेक्शन रूम में, जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूपी में मिशन 2022 की जंग में कैसे विरोधियों को अमित शाह मात देंगे। अब बात करते हैं यूपी में मिशन 2022 के जंग में कैसे विरोधियों को अमित शाह मात देंगे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह के यूपी दौरे की। अमित शाह 29 और 30 यानी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और यहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में दमखम भरना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत सदस्यता अभियान से शुरू हुई। 2017 के रण में यूपी फतेह में अमित शाह की भूमिका बहुत अहम थी, क्योंकि तब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2 दिनों तक बीजेपी को किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, किसके साथ गठबंधन करना है और क्या क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं और किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सदस्यता अभियान, क्योंकि यूपी में बीजेपी के 15 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 2.5 करोड़ मतदाता बीजेपी के सदस्य हैं और 1.5 करोड़ का नया लक्ष्य है, यानी 4 करोड़ मतदाता तैयार करना, क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में कैसे मुमकिन होगा नए सदस्यों को जोड़ना, क्योंकि 2017 के रण में सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए जीत का मूल मंत्र बना था और चुनावी मौसम में सदस्य बनाना बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि चुनावी माहौल में हर कोई नेता व्यस्त है चुनाव की तैयारी में, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भरोसा है मोदी और शाह हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मिशन 2022 को लेकर आखिर क्या है शाह का रोड मैप और आखिर शाह कैसे करेंगे 22 का बेड़ा पार, ये अमित शाह ही जानते होंगे या फिर मोदी जी, यानी मिशन 22 में मैजिक दोबारा चलाने की तैयारी, क्योंकि 2017 की जंग और 22 की जंग में बहुत अंतर है। उस समय अखिलेश यादव सत्ता में काबिज थे और विरोधी की भूमिका में नजर आ रही थी बीजेपी। उसके बाद 2017 के चुनाव में बीजेपी को
प्रचंड बहुमत मिला, जिसका शायद बीजेपी को ही अंदाजा नहीं होगा। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में काबिज है और काम के आधार पर वोट मांगना है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए चुनौतियों की, तो कोरोना के पहले और दूसरी लहर के साथ साथ बेरोजगारों समेत कई मुद्दों पर सरकार को जवाब देना है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोगों ने बहुत कुछ खोया, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। सत्ता में काबिज कोई भी दल हो, वो पूरी तरह से जनता की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि ये बड़ी आपदा थी और आपदा हमेशा तबाही लेकर आती है। सत्ता पक्ष में कोई भी बैठा हो, उस पर उंगली उठना लाजिमी है और हर कोई ये सवाल पूछेगा, उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ थे नेताजी जब लोगों की सांसें छिन रही थी? उस समय कहाँ थे नेताजी जब लोगों की उम्मीदें टूट रही थी? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब बारीकी से देना यही बुद्धिमानी होगी। 2017 की जंग में हालात कुछ और थे। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी असर यूपी में पड़ा था। खासकर बात कर ली जाए उज्ज्वला योजना की, तो इसका बहुत ही इफेक्ट देखने को मिला था। 2017 में चुनाव के दौरान वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ था और मोदी अपनी हर जनसभा में शमशान और कब्रिस्तान की बात कहने से नहीं चूकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2022 के रण में कैसे अमित शाह बीजेपी को सत्ता में वापसी कराएंगे और कैसे देंगे विरोधियों को पटखनी, क्योंकि इस बार हालात कुछ बदले नजर आ रहे हैं। यूपी की राजनीति में छोटे छोटे दल सभी बड़े दलों के लिए चुनौती बने हैं, क्योंकि जाति के आधार पर कई छोटे दल यूपी की ज्यादा सीटों पर अपनी खास अहमियत रखते हैं। उस दल का हर सीट पर कुछ न कुछ वोट बैंक होता है, जिसके लालच में हर दल छोटे दलों के साथ चलना चाहते हैं। 2017 में सुभाषपा बीजेपी के पाले में थी। बीजेपी ने 8 सीटें भी राजभर को दी, लेकिन उन्होंने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। और इस बार ओम प्रकाश राजभर अपना पाला बदल चुके हैं और सपा की गोद में जाकर यूपी के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर किसी जाति पर दूसरे दल अपने अपने दांव करते हैं। फिर चाहे अगड़ा जाति हो, पिछड़ा जाति हो, दलित हो या फिर SC ST वोट हो, यानी हर जाति को जोड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि 2017 के रण में बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने में सफल रही थी और तकरीबन हर जाति का वोट बीजेपी को मिला था, जिस पर विरोधियों को पटखनी खानी पड़ी थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े चुनौती की। आखिरकार वोटरों में मतदान को लेकर उत्साह है या नहीं, क्योंकि बिहार चुनाव में यह देखने को मिला था। वोटरों में उत्साह ही नहीं दिखा, वोटरों में मतदान में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, जिसका साफ असर बीजेपी को देखने को मिला था। अब बात करते हैं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मौजूद तकरीबन 150 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने का, क्योंकि बीजेपी कोटे से ज्यादा मंत्री और विधायकों के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी ने एक सीट का सर्वे कराया है, जिससे पता चलता है कि हर सीट पर कुछ नया कुछ पेच है, यानी विधायक का टिकट काटने का पेच, क्योंकि सीएम की छवि बेदाग है। उनकी छवि पर कोई असर नहीं है, लेकिन हर सीट पर मौजूदा विधायकों के कामकाज से जनता खुश नहीं है, यानी विधायक की टिकट काटना मजबूरी होगी बीजेपी के लिए। और अब इस जहर के घूंट को बीजेपी को पीना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में अभी सरकार विरोधी लहर नहीं है। अगर बीजेपी विधायक का टिकट काटते हैं तो इसमें इमेज अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जनता को लगेगा कि नया चेहरा होगा तो वोटरों को फ्रेशनेस मिलेगी, और नया चेहरा देखकर पुरानी तस्वीर को बदला जा सकता है, यानी कहीं न कहीं वोटरों को संतुष्ट करने की कोशिश। अगर टिकट कटता है तो भगदड़ तो मचेगा, ये लाजमी है। कई मौजूदा विधायक दूसरे दलों में जाएंगे और चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, यानी फिर होगा भीतरघात। बीजेपी को भीतरघात का भी घटना का सामना करना पड़ सकता है, जो भी बीजेपी को थोड़ा डैमेज कर सकता है, क्योंकि उनका भी काम राजनीति करना है, इधर नहीं तो उधर सही। अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क।
देखा आपने किस तरह अमित शाह ने 2022 के चुनाव से पहले चुनावी अखाड़े में उतर कर देखा जाए तो ताल ठोंक दिए, कहा जाएगा ताल ठोंक दी है और पेच कसने के लिए लखनऊ से ही आगाज़ कर दिया है। चुनावी अखाड़ा में आज पेशकश इतनी ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।